कई बार हम लोगों ने इम्पेरियलिज्म इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, ये दो टर्म काफ़ी बार हम लोगों ने हिस्ट्री की किताबों में देखे होंगे। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता लोगों को। आज इसी में हम लोग ये इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार ये जो हम लोगों को इंटरनेट पर और बुक्स में जो दोनों शब्दों के मतलब बताए गए हैं, वो लगभग ऐसा लगता है जैसे दोनों के मतलब सेम है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। अब अच्छी तरह से अगर इन दोनों शब्दों में एक डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि आखिर इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में क्या डिफरेंस है। इम्पेरियलिज्म जहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप ये चीज़ देखें कि जब भी हम इम्पेरियलिज्म को रिलेट करने की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक जो सुप्रीमेसी है उसको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने की बात आ रही है। ठीक है। अब सुप्रीमेसी या फिर हम लोग बात करें हेजमनी की, तो हेजमनी शो करना एक एक वीकर कंट्री के ऊपर, एक कमज़ोर कंट्री के ऊपर, एक रिच या फिर मिलिट्री मिलिटराइज्ड कोई कंट्री है जिसके पास में पावर है, और वो आकर किसी वीकर नेशन पर कब्जा करती है। तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पावरफुल नेशन है वो अपनी हेजोमनी सुप्रीमेसी शो कर रहा है किसी कमज़ोर देश के ऊपर। अब सेम चीज़ अगर हम लोग कॉलोनियलिज्म की बात करें तो यहाँ पर इनका मेन मकसद ये रहेगा कि सबसे पहली, अगर कॉलोनियलिज्म का हम लोग थोड़ा सा लैटिन रूट देखें, तो इस शब्द का लैटिन, क्योंकि हम जानते हैं ये जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, वो है कॉलोनिया। कॉलोनिया, ये जो कॉलोनिया शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब रहता है अ प्लेस फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर। अब ये शब्द आप जरा गौर से पढ़ें इसको, अ प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। तो इसका मेन मकसद क्या है? मतलब आपने दूसरी कंट्री पर जो फॉरेन लैंड है उस पर कैप्चर करने की कोशिश करी है, फॉरेन लैंड जो है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी है, लेकिन किस फॉर्म में, किस पर्पस से? किस पर्पस से? एक प्रॉफिट पर्पस से, अर्न करने के मकसद से। अर्न करने के मकसद से हमने एक फॉरेन टेरिटरी को, फॉरेन नेशन को हम लोगों ने कैप्चर किया है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि इंपेरियलिज्म में हम लोग फोकस करते हैं कैसे भी करके हम अपनी जो सुप्रीमेसी है, जो हमारा जो 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 हेजोमनी है, वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। और ये चीज़ें हम लोगों को पास्ट में काफ़ी सारी देखने को मिली हैं। जैसे अगर रूलर्स के बारे में बात करें हम लोग, तो बहुत सारे रूलर्स पहले रहे पास्ट में ऐसे जो कि इम्पेरियलिज्म को फॉलो करते थे। खास बात यह है कि इम्पेरियलिज्म हम लोगों को उसी सेंस में भी देखने को मिलता है। जो उस टाइम पर राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका मेन मकसद ये था कि अपनी हेजोमोनी को शो करना, अपनी सुप्रीमेसी को शो करना। जो रूलर है उसका जो खुद का कल्चर है, जिस पर्टिकुलर जगह से वो बिलोंग करता है, अगर उसकी कल्चरल इन्फ्लुएंस वो दूसरे कंट्री में डालना चाहता है, दूसरे एरियाज में एक्सपेंड करना चाहता है, तो कर सकता है। लेकिन आप ये देखोगे ये जरूरी नहीं है कि वो अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री पर फोकस करे। कोई ऐसी नीड नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें कॉलोनाइजेशन में, तो कॉलोनाइजेशन में बेसिक मतलब ये रहता है कि हम कोई एक फॉरेन टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मेन मकसद हमारा ये है कि प्रॉफिट अर्न करें, हम लोग उस एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करें, कमर्शलाइजेशन करें, और उनसे जितना हो सके, जो फॉरेन टेरिटरी है उससे जितना हो सके उतना बेनिफिट उठा सकें। अगर हम बात करें इंपीरियलिज्म शब्द की, तो इंपीरियलिज्म शब्द जो है वो काफ़ी पुराना है और कॉलोनाइजेशन से काफ़ी पुराना है। कॉलोनियलिज्म जो है उससे काफ़ी पुराना है इंपीरियलिज्म। एंशियंट टाइम में भी इंपीरियलिज्म हम लोगों को देखने को मिलता था। अलेक्जेंडर के टाइम की बात करें, अलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया से बिलोंग करता था, वो मैसेडोनिया से जब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पर सी रूट्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे, तो हम लोग ये नहीं जानते थे
कि एक पर्टिकुलर लैंड एरिया को क्रॉस, मतलब एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करने के बाद में हम लोगों को दूसरे फार एरियाज में भी कहीं ना कहीं लैंड एरिया अवेलेबल है। अलेक्जेंडर के टाइम पर लोग ये नहीं जानते थे कि अगर हम समुद्रों को क्रॉस करेंगे, सागरों को क्रॉस करेंगे, ओशियन सीज को क्रॉस करेंगे, तो जाकर एक हम लोगों को अलग से कोई टेरिटरी देखने को मिल जाएगी या फिर होती है। लेकिन उस टाइम पर अलेक्जेंडर के दिमाग में क्या था कि जो वर्ल्ड है वो जो है वो मिडिल ईस्ट नेशंस जो है, जो एशियन रीजन है, वो जो कि जो रूट्स केवल लैंड एरिया से कनेक्टेड हैं, उनको वो एक्चुअल में मानता था कि यही वर्ल्ड है। तो जब वो क्रॉस करने के लिए, जब वो कैप्चर करने के लिए जाता था, तो उसके पीछे कोई ये मकसद नहीं था उसका कि हम वहाँ पर कॉलोनी सेटअप करेंगे, अपने लोगों को वहाँ पर जाकर बसाएंगे। तो ऐसा कोई मकसद नहीं था अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर का मेन मकसद था, जो रूलर अगर कोई वहाँ का है, दूसरी कंट्रीज का है, दूसरे एरियाज का है, तो वो वहाँ पर बना रहे, लेकिन केवल और केवल हमारी जो सुप्रीमेसी है, हमारी जो हेजेमनी है, उसको वो स्वीकारे, उसको वो एक्सेप्ट करे। तो वहाँ पर कोई ऐसा कोई म्यूचुअल बेनिफिट की बात नहीं करी गई, वहाँ पर कोई एक फाइनेंशियल बेनिफिट की बात नहीं करी गई। लेकिन मॉडर्न इंपीरियलिज्म में हम लोग ये चीज़ देखते हैं, जहाँ पर हम लोग फॉरेन टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि वो एरिया की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, इकोनॉमिकली उस एरिया को कहीं ना कहीं हम लोग रियून करने की कोशिश करते हैं। और मॉडर्न फॉर्म जो है वही किस तरीके की कॉलोनाइजेशन हम लोग कह सकते हैं। अब कॉलोनीज में और इंपीरियलिज्म में यहाँ पर जो डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो ये है कि कॉलोनिज्म में जब कोई भी पावरफुल नेशन दूसरी कंट्री पर कैप्चर कर रहा है, तो आप देखोगे कि उसने मिलिट्री एक एग्रेशन शो नहीं किया है दूसरी कंट्री पर। जरूरत पड़ी है तो बाद में किया है, लेकिन आप देखोगे उनके पीछे मकसद रहता है कि वो सेटल हो जाए जाकर उस जगह, पहले कुछ लोग जाकर सेटल हों, वहां पर अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं टेरिटोरियल पावर को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं, और टेरिटोरियल पावर एक्सपेंड होने के बाद फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उनकी जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं वो उसको अपने अधीन लेकर आने की कोशिश करेंगे, टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली उनका इंटरफेरेंस, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उनका जो जो पावरफुल नेशन है उसके कल्चर, उसका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो भी हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिले। जैसे इंडिया में हम लोगों को देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स जब आए तो उस टाइम पर उनका शुरुआती टाइम पर कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने पावर्स को एक्सपेंड करना शुरू किया, जैसे जैसे वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुए, आप देखोगे उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स करे। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स करे तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अब जो उनका कल्चर है, उनके जो लैंग्वेज है, उनके जो लिटरेचर पार्ट है, वो कहीं ना कहीं इंडियन सीख रहे हैं। तो कॉलोनियलिज्म में हम लोग ये देखते हैं कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिलता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। वहीं पर इंपीरियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कल्चरल इन्फ्लुएंस हम लोगों को देखने को मिले। हो भी सकता है कुछ जगह पर हम लोगों को कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाए। ये भी हो सकता है कि मिलिट्री का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक्सपेंशन के दौरान जब हम इन्वेड करने की कोशिश करते हैं तो इंपीरियलिज्म में इन्वेजन्स हो रहे हैं। और पुराने रूलर्स, जैसे हम अशोका की बात करें तो अशोका के लिए कभी ऐसा नहीं कहा गया कि कॉलोनीज सेटअप करी अशोका ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। और ये एक्सपेंशन कैसा था कि जो अपना नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जो आर्यवर्त रीजन है, उसके बाद में वो आगे की तरफ बढ़ा, मतलब साउथ इंडिया की तरफ मूव किया। फिर हमने देखा कि उन्होंने सी रूट्स के माध्यम से दूसरी जगह भी कैप्चर करने की कोशिश करी, इंडोनेशिया रीजन में भी उन्होंने अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करी। और यही कारण है कि इंपीरियलिज्म क्या है कि अगर ओल्ड वर्जन हम लोग इंपीरियलिज्म का देखें तो वहां पर ये जो रूलर्स हैं वो अपना एम्पायर बिल्डअप करना चाह रहे हैं। सेम चीज अगर मैं मॉडर्न टाइम के हिस्ट्री में नेपोलियन की बात करूं तो आप देखोगे नेपोलियन का भी कुछ ऐसा ही मकसद था। नेपोलियन इंपीरियलिज्म का एक मेन मकसद था। उसका क्या है, हम लोग नेपोलियन को इंपीरियलिज्म से रिलेट कर सकते हैं। नेपोलियन को इंपीरियलिज्म से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहता था कि कैसे भी करके जो उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, उसकी जो टेरिटरी है वो एक्सपेंड करे और वो पूरे यूरोप पर राज करे, फ्रांस से वो पूरे यूरोप पर राज करे। सेम चीज अगर हम लोग देखें उसका हिटलर के टाइम का जो जर्मन एम्पायर है उसको वो बिल्डअप करना चाह रहा था।
कैसे भी कि जो जर्मन रेस है वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप को कैप्चर करे, पूरे यूरोप पर राज करे। तो ये एक माइंडसेट है इंपीरियलिज्म का। अब यहां पर कंफ्यूजन इस चीज का है कि रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यार ऑब्वियस सी बात है, आप इतना लॉजिक लगाओ कि अगर फॉरेन टेरिटरी पर कोई व्यक्ति कैप्चर कर रहा है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उस पर बेशक हो या ना हो, लेकिन अगर जहां पर फायदे की बात होगी तो वो इंपीरियलिज्म में भी हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट उठाने का। और कॉलोनियलिज्म में तो साफ जाहिर ही है कि मेन मकसद ही ये रहता है कि कितना जितना हो सके उतना प्रॉफिट अर्न किया जाए जहां पर हमने कॉलोनी सेटअप करी है। अब इंपीरियलिज्म जो है वो शब्द से आया है, इंपीरियम से। ये भी एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब क्या है? इंपीरियम का मतलब हुआ टू कमांड, टू रूल, सुप्रीम पावर। तो ये शब्द हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ हम लोगों को जो अगर एक डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो इंपीरियलिज्म का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सही बैठता है। इन्वेजन से थोड़ा सा रिलेट हो रहा है ये। हम देखेंगे फॉरेन टेरिटरी को पावर, ओवर पावर करके कहीं ना कहीं उसको कैप्चर किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हम लोगों को इंपीरियलिज्म में देखने को मिल रही हैं। वहीं पर अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की या फिर अगर हम लोग कॉलोनियलिज्म की बात करें तो एक पर्टिकुलर जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, दूसरे कंट्री में जा रहा है, वहां पर जाकर ट्रेड रिलेशन सेटअप कर रहा है, उसके बाद में टेरिटोरियल एक्सपेंशन धीरे धीरे कर रहा है, वो उस एरिया को धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, नेटिव पीपल्स का शोषण किया जा रहा है और उनसे बेहतर रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करी जा रही है जिससे कि वो वहां की पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर पाए और उसको वो पूरी तरह से टेक ओवर कर पाए। तो हम लोग अच्छा खासा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जहां पर मंशा हो इस चीज की कि हमें केवल अपनी पावर शो करनी है, एक दूसरे एरिया को जाकर कैप्चर करना है, इन्वेड करना है, वहां की रिसोर्सेज को, जो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करना है, वहां की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करना है, इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारना है या फिर खराब करना है। तो ये तो, अगर एक और खास बात, इंपीरियलिज्म में जरूरी नहीं है कि हर बार ही नुकसान हो। इंपीरियलिज्म में जो मेन मकसद रहता है वो ये है कि फॉरेन टेरिटरी को कैप्चर किया है और फॉरेन टेरिटरी को कैप्चर करने के बाद में अपनी जो हिजोमनी है, जो सुप्रीमेसी है, वो उस पर थोप देनी है। थोपने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि अब जो दूसरी कंट्री ने उनको स्वीकारा है, जो एक्सेप्ट किया है, उनके जो सुजरैनिटी है जो कि एक्सेप्ट किया गया है दूसरे कमजोर व्यक्ति के द्वारा, कमजोर राजा के द्वारा, वो अब अपने समाज के अंदर जो उसका राजपाट है उसके अंदर कुछ बदलाव करे या ना करे, ये डिपेंड करेगा जो पावरफुल रूलर है उसके ऊपर। अगर शांति से, आराम से बातचीत करके चीजें सुलझ जा रही हैं और वो उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें ब्रिटिशर्स के टाइम पर या फिर जो कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में, तो कॉलोनियलिज्म के फॉर्म में हम लोग ये देखते हैं कि उनका मेन मकसद रहता है कि वहां की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, वहां की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, ये मेन मकसद रहेगा उनका। मतलब जो अब अगर मान लो कि इंग्लैंड है या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन उनकी एक मदर कंट्री हो गया, जो जहां से लोग आए और उन्होंने आकर इंडिया जैसे देश पर कब्जा किया, उन्होंने कॉलोनी बनाया इंडिया को। तो अब आप देखोगे कि कॉलोनी भी जो शब्द है वो भी एक लैटिन लैंग्वेज से शब्द लिया गया है, कॉलोनिया। तो कॉलोनिया का मतलब यहां पर क्या हुआ कि अ प्लेस फॉर एग्रीकल्चर। अब यहां पर ये शब्द से ही तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, अ प्लेस फॉर एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि हम वो एग्रीकल्चर करेंगे जो जिससे कि हम उसे कमर्शलाइज कर सके, जिससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, जिससे कुछ बेनिफिट निकाल सके। तो मेन मकसद यहां पर जो कॉलोनियलिज्म का है वो मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। जो मेन मकसद ये है कि फॉरेन टेरिटरी को हम कैप्चर कर रहे हैं फॉर ट्रेड रिलेशंस बिल्डअप करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपीरियलिज्म में हमने वहां पर देखा क्या कि जो पावर अपनी जो है वो उसको कहीं ना कहीं हम थोप रहे हैं दूसरे के ऊपर, उसको हम लोग सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मंशा जो बाद में ट्रेड रिलेशंस जो कॉलोनियलिज्म में बिल्डअप हो रहे हैं, उनकी मंशा धीरे धीरे चेंज होती जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म जो है वो शुरुआती दौर, कह सकते हैं कि शुरुआती दौर है। वहीं पर अगर हम लोग कॉलोनियलिज्म की करें
कहें तो वहाँ पर हम लोग सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हम सब जगह से उसको रियून करने की कोशिश करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो मदर टेरिटरी पर पहुँचा रहे हैं, मदरलैंड को पहुँचा रहे हैं। जो बेनिफिट है ऐसे ही, इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ जिन लोगों ने कॉलोनाइजेशन किया वो अपनी सारी रिसोर्सेज को, जो जहाँ से कॉलोनी से जो भी वो निकाल रहे हैं, जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी पुराने आर्ट फॉर्म है, एंटिक्विटी है, तो कोई भी इस तरीके की जो कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट कर रहे थे उन पर्टिकुलर वीक नेशंस को, वो यहाँ से चुराकर उनको यहाँ से ले जाकर अपने मदर कंट्री में उन्होंने रख दिया। तो ये हम लोग कहीं देखते हैं कि उनका मेन मकसद ये नहीं रहता कि जो टेरिटरी है वो हमारी आगे भविष्य में रहेगी या नहीं रहेगी। हमने जितना भी बेनिफिट हो सकता है हमने उतना निकाला और उसके बाद में जाकर हमने अपने मदरलैंड जो मदर कंट्री है वहां पर पहुंचा दिया। लेकिन जब हम इंपीरियलिज्म की बात करते हैं तो इंपीरियलिज्म का मेन मकसद ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम जाएंगे उस टेरिटरी में। अब अगर राजा पूरी तरह से हमारे अधीन होने के लिए एक्सेप्ट कर चुका है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, तुम अपनी अच्छी तरह से राजपाट चलाते रहो, लेकिन सुप्रीमेसी तुम्हें हमारी माननी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो ये एक चीज है जो कि क्लियर होनी चाहिए। इंपीरियलिज्म में हमारा कोई मकसद नहीं रहता कि दूसरे को हम पूरी तरह से ही रियून करेंगे, उस जगह की जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि उस एरिया का जो राजा है या फिर जो प्रजा है वो हमारे सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करे। और यही कारण है कि हम लोगों को मिडिल एजेस के दौरान जो भी वॉर्स देखने को मिले, एग्रेशंस देखने को मिले, उसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं पावरफुल अपने आप को शो करने के लिए अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया गया। सेम चीज एंशियंट टाइम में भी हम लोगों को मौर्यन अशोका के दौरान देखने को मिला। चोलास के टाइम पीरियड में हम लोगों को देखने को मिला कि अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन उन्होंने करना स्टार्ट किया। और टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मेन मकसद ये था कि हमारा जो वर्चस्व है वो दूर दूर तक जाए। ठीक है। सेम चीज जब हम अगर कॉलोनिज्म की बात करें तो कॉलोनिज्म का मेन मकसद ये था कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लगभग कॉलोनाइजेशन जो है बुरी तरह से स्टार्ट हुआ, फैलना स्टार्ट हुआ। और जो कॉलोनाइजेशन है उसमें हम लोगों ने देखा कि मेन मकसद उनका ये था कि प्रॉफिट अर्न करना है कैसे भी करके। और कॉलोनी जो है उनका जो सेटअप किया जा रहा है उसमें धीरे धीरे जो है वहाँ की जो फॉरेन टेरिटरी है जिसको कैप्चर किया गया है उसको क्या करना है, वहाँ पर अपना पॉलिटिकली इंटरवीन करना है, वहाँ पर सोशली इंटरवीन करना है। और इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं जहाँ पर जो नेटिव पीपल्स हैं उनका शोषण, एट्रोसिटीज़, उन पर अत्याचार होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत आपको एक दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। बड़ी ही थिन लाइन है इन दोनों शब्दों के बीच में, अगर देखा जाए तो लाइन है जैसे कि हम लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको जब भी आप कहीं से ये दोनों शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। लेकिन आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करी है।